नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इजराइल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जिस तरह गजा के बाद ईरान पर, फिर अब कतर पर इजराइल ने हमला किया, ऐसे में सारे मुस्लिम देश उसके खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने इजराइल के खिलाफ एकजुट रूप से बड़ा ऐलान किया है। दोहा में अरब इस्लामी देशों की आपातकालीन बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने इजराइल के मनमाने हमलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कतर पर इजरायली हमलों को लेकर बड़ा खुलासा भी सामने आया है। तो कतर पर हमला इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल के खिलाफ क्या है रणनीति मुस्लिम देशों की, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा पर कब्जे के लिए इजराइल ने शुरू किया जमीनी अभियान। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ मैदान में उतरी इजरायली जनता। फलस्तीन को यूएन में मान्यता देगा लग्जमबर्ग। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की नई कूटनीतिक चाल। आईएईए बैठक में परमाणु स्थलों पर हमलों को लेकर रखेगा अहम प्रस्ताव। परमाणु ठिकानों पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई की उठेगी मांग। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कबूलनामा। ये जंग रुकवाना आसान नहीं। उधर ब्रिटेन ने भी पोलैंड में भेजा अपना लड़ाकू विमान। और चलते चलते में देखेंगे चांद के बिना क्या होगा धरती का वजूद। रोशनी ही नहीं, सांसों के लिए भी जरूरी है चांद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर में टुकड़े टुकड़े हुआ आतंकी मसूद अजहर का परिवार। जैश कमांडर ने भरे मंच से कबूला। भारतीय एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकाने हुए थे ध्वस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ नीतियों पर भड़के डेमोक्रेटिक सांसद। बोले ट्रंप की नीतियों से रूस और चीन की ओर बढ़ रहा है भारत। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के कमजोर होने की कही बात। ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद ने एलन मस्क को बताया दुश्मन अरबपति। एंटी इमिग्रेशन मार्च को और भड़काने की निंदा की। हिंसक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ा तनाव। ट्रंप के आदेश पर अमेरिकन मिलिट्री ने ड्रग शिप पर किया दूसरा बड़ा हमला, 3 की मौत। तो अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के बावजूद इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया। इजरायली हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने कुछ नहीं किया। कतर को सूचना दी गई, लेकिन तब जब इजरायली मिसाइलें दोहा पहुंच चुकी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सफाई आई कि हमले के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी, और जब जानकारी मिली तो कतर को तुरंत इसके बारे में बताया गया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें इजराइल के 7 अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। व्हाइट हाउस को हमारे एक्शन के बारे में सब कुछ पता था। ट्रंप को हमले से पहले पूरा प्लान बता दिया गया था। उन्होंने इस पर किसी भी तरह का ऐतराज नहीं जताया, जिसे हमले के लिए ग्रीन सिग्नल माना गया। अमेरिका के इसी रुख के चलते पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खौफ में हैं और उन्होंने इजराइल को सबक सिखाने के लिए एक साथ आने का फैसला किया है। कतर की राजधानी दोहा में 60 मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ और इसमें इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही गई। इस समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और यूएई के नेता शामिल हुए। समिट में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा कि मेरे देश की राजधानी पर हमास नेताओं के परिवारों और उनके वार्ता प्रतिनिधिमंडल पर विश्वासघाती हमला किया गया। इजराइल गजा में युद्ध समाप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता, वो वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू अरब क्षेत्र को इजराइल के प्रभाव क्षेत्र में बदलने का सपना देखते हैं। ये उनका एक खतरनाक भ्रम है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा कि हम एक ऐसी आतंकवादी मानसिकता वाले देश इजराइल से जूझ रहे हैं जो अराजकता के बीच पनपता है। वो खुलेआम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देता है। ये इसलिए है क्योंकि इसके अपराधों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें इजराइल पर आर्थिक दबाव डालना चाहिए। पिछले अनुभवों ने इस तरह के दबाव की सफलता को साबित किया है। हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते। सऊदी ने कहा कि इजराइल की सिर्फ निंदा करने से अब काम नहीं चलने वाला, हमें सख्त एक्शन लेना होगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कहा कि कतर में हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हमें एकजुट होकर जवाब देना होगा। गजा, बेरूत, यमन या फिर अब दोहा में जो कुछ हुआ है उसे देखकर हम चुप नहीं रह सकते। वहीं इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा कि हम सामूहिक कार्रवाई की मांग करते हैं। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि इजराइल की ओर से खतरा असीमित है। उन्होंने फलस्तीन का समाधान निकालने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे भविष्य के टकराव टाले जा सके।
इस बैठक में फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपनी जिम्मेदारी निभाने, इजरायल को उसके अपराधों और हमारे लोगों पर बार बार हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराने का आह्वान करते हैं। इजरायल की कट्टर दक्षिणपंथी सरकार हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की भागीदार नहीं हो सकती। इस समिट में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमारे लोग सिर्फ निंदा कर रहे हैं, वहीं इजरायल बेखौफ होकर आगे बढ़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हम क्यों सख्त कदम नहीं उठा सके। निंदा करने से मिसाइलें नहीं रुकेंगी, घोषणाओं से फलस्तीन आजाद नहीं होगा। हमें कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है। समिट में इस बात पर सहमति बनी कि इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई का वक्त है। इजरायल के कतर पर हमले के चलते अब अब्राहम अकॉर्ड भी दांव पर लग गया है, जिसमें मुस्लिम देश एक के बाद एक इजरायल को मान्यता दे रहे थे। लेकिन अब इजरायल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और उससे किसी भी तरह के संबंध नहीं रखने की बात हो रही है। यानी इजरायल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। कतर पर हमला अब उस पर बैकफायर कर गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा संकट की। तो कतर पर हमले के बाद से ही इजरायल मुश्किल में दिख रहा है। खुद इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू इस बात को कबूल कर रहे हैं कि दुनिया में उनका देश अलग थलग पड़ गया है। उन्हें चिंता दिखाई दे रही है कि यूरोप की तरफ से इजरायल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अलग फलस्तीन राष्ट्र के समर्थन करने वाले देशों में लग्जमबर्ग भी शामिल हो गया है, जिसके बाद नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। लेकिन विपक्ष और इजरायल के लोग देश के इस हालात के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान रहे हैं। विपक्षी नेता याइर लैपिड ने तो यहां तक कह दिया कि अलग थलग पड़ना इजरायल का भाग्य नहीं है, यह नेतन्याहू और उनकी सरकार की विफल नीतियों का नतीजा है। डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख याइर गोलन ने कहा कि सत्ता बचाने के लिए नेतन्याहू ने इजरायल को दुनिया से काट दिया। पूर्व युद्ध कैबिनेट सदस्य गादी आइजनकोट ने भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री समाधान नहीं खोज सकते तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन भी रुक नहीं रहे। हमास की कैद में मौजूद बंधकों के परिवारों ने यरूशलेम में पीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गजा सिटी पर इजरायली सेना की कार्रवाई का विरोध किया। उनका मानना है कि सैन्य कार्रवाई से हमास की कैद में मौजूद लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं दिख रहे। उन्होंने पूरे गजा पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी है। पूरी रात गजा पर इजरायल के हमले होते रहे, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान भी चली गई। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद इजरायल में मौजूद थे। उन्होंने इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के साथ कई घंटे तक मीटिंग की और बाद में रूबियो मीडिया के सामने भी आए, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू के रुख का समर्थन ही किया। रूबियो ने कहा कि गजा में चल रही जंग का कोई कूटनीतिक समाधान नहीं है, यानी नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो चलता रहेगा। जब तक हमास पूरी तरह से सरेंडर नहीं करेगा तब तक फलस्तीन के मसले पर किसी भी समाधान की उम्मीद करना बेईमानी होगी। रूबियो का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एकदम उलट है, जिन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि जल्द ही गजा में जंग समाप्त होगी। और अब यह कहा जा रहा है कि इजरायल और आक्रामक हो सकता है क्योंकि उसे अमेरिका की ओर से समर्थन मिल गया है। फिलहाल गजा में भीषण हमलों का दौर जारी है। इजरायल की चेतावनी के बाद से हजारों लोग गजा छोड़कर निकल रहे हैं। और अब अगली खबर में बात होगी ईरान के बड़े दाव की। तो 3 महीने पहले अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किए। 12 दिन तक जंग चली और बाद में सीज फायर हो गया। इस जंग में ईरान के परमाणु संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया। ये कहें कि जंग शुरू ही इसलिए हुई जिससे ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह किया जा सके। सीजफायर के बावजूद ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की बात बार बार नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की ही तरफ से की जा रही है, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी देश न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं कर सकता। और अब इसी मामले को लेकर ईरान ने अमेरिका और इजरायल को घेरने की तैयारी कर ली है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में ईरान एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहा है जिसमें परमाणु स्थलों पर हमलों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की जाएगी। और अगर कोई भी देश इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान किया जाएगा। ईरान के परमाणु संगठन प्रमुख मोहम्मद इस्लामी वियना पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां IAEA के रवैये पर सवाल उठाने आए हैं। IAEA ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा नहीं की और दोहरा रवैया अपनाया। हम इसे लेकर प्रस्ताव रखेंगे। भले ही प्रस्ताव पास ना हो, लेकिन यह साफ हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कमजोर किया गया है। ईरान के उप परमाणु प्रमुख बहरूज कमालवंदी ने दावा किया कि अमेरिका सदस्य देशों पर प्रस्ताव का विरोध करने का दबाव बना रहा है। वो IAEA को मदद रोकने की धमकी दे रहा है।
उसकी कोशिश है कि प्रस्ताव को वोटिंग तक ही नहीं पहुंचने दिया जाए। कमालबंदी ने 1981 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 487 का हवाला दिया, जिसमें इजराइल के इराक के ओसिराक रिएक्टर पर हमले को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया गया था। 1985 और 1990 में आईएईए के प्रस्तावों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि संरक्षित परमाणु स्थलों की सुरक्षा की जानी चाहिए। ईरान ने साफ कर दिया कि वो टकराव नहीं चाहता, इसलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पिछले हफ्ते काहिरा में आईएईए के साथ एक समझौता किया, जिसमें हमले झेल चुके सभी परमाणु स्थलों को निरीक्षण की मंजूरी दी गई है। इस समझौते को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया गया तो वो ये मंजूरी वापस ले लेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे तेज होते रूस यूक्रेन जंग की। तो पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते थे कि वो ये जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध नेटो देशों तक बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब ट्रंप के रुख में भी बदलाव आ गया। अब वो ही ये कह रहे हैं कि इसे खत्म करना आसान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, मुझे लगा था कि ये मेरे लिए आसान होगा, लेकिन ये एक कठिन युद्ध साबित हो रहा है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में बेतहाशा नफरत है। वो एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि सांस भी नहीं ले पाते हैं, एक दूसरे से बात करने में भी असमर्थ है। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ये कबूल कर चुके हैं कि इस युद्ध को खत्म करवाना उनके लिए मुश्किल है। युद्ध खत्म करवाने में वो अपनी नाकामी का जिम्मा ज़ेलेंस्की और पुतिन पर फोड़ रहे हैं। तो यूक्रेन में ट्रंप के खास दूत कीथ केलॉग ने जंग जारी रखने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर चीन रूस की मदद करना बंद कर दे तो यूक्रेन युद्ध कल ही खत्म हो जाएगा। केलॉग का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस के खिलाफ अब नेटो देश भी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। पोलैंड और फिर रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद सारे नेटो देशों में आक्रोश नजर आ रहा है। पोलैंड में फ्रांस ने पहले ही रफाल फाइटर जेट तैनात कर दिए थे और अब ब्रिटेन ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स पॉलिश एयर स्पेस की रक्षा करने में जुट गए हैं। नेटो देशों के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ पर ब्रिटेन ने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रूस का लापरवाह व्यवहार यूरोपीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस को यह समझना चाहिए कि उसकी बढ़ती आक्रामकता नेटो सहयोगियों के बीच एकता और यूक्रेन के साथ खड़े होने के हमारे दृढ़ संकल्प को और मजबूत करती है। ब्रिटेन ने लंदन में रूसी राजदूत आंद्रेई केलिन को भी तलब किया है। पोलैंड में नेटो की सेना की तैनाती को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में साफ है कि यूरोपीय देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब अगर रूस की तरफ से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया तो नेटो देश भी रूस पर जवाबी हमला करेंगे और फिर यह जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे चांद के बिना क्या होगा धरती का वजूद। तो चांद की डेफिनेशन लोगों के लिए अलग अलग है। किसी के लिए चांद मामा है तो किसी को चांद में महबूब दिखाई देता है। वहीं अगर वैज्ञानिक पहलुओं को भी टटोले तो चांद धरती पर होने वाले कई फेनोमेना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद ही ना हो तो धरती का क्या होगा? चांद के बिना धरती का वजूद बचेगा भी या नहीं? यह सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। वैसे तो आप जानते हैं कि चांद का हमारे जीवन पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। आलम यह है कि चांद के बिना धरती पर रहने वाले लोग जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जलवायु, हमारे दिनों की लंबाई को भी प्रभावित करता है। इसका जैविक असर भी काफी ज्यादा है। इसके बिना जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा कह रहे हैं हम क्योंकि इसके पीछे कई चौंकाने वाले कारण भी हैं। वायोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा पृथ्वी के झुकाव को कंट्रोल करता है, जो लगभग 23.5 डिग्री पर है। अगर चांद नहीं होगा तो ये झुकाव बार बार बदल सकता है। ऐसे में मौसम में भी काफी ज्यादा बदलाव आएगा। चंद्रमा की वजह से ही मौसम स्थिर बना रहता है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही ज्वार भाटा आते हैं। इसका बल पृथ्वी के महासागरों को उभार देता है। चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को भी धीमा कर देता है। लगभग 1.4 अरब साल पहले चंद्रमा की निकटता की वजह से धरती पर एक दिन लगभग 18 घंटे लंबा होता था। चंद्रमा के जरिए उत्पन्न ज्वारीय बल पृथ्वी के आंतरिक भाग को भी काफी प्रभावित करते हैं, जिससे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और ये क्षेत्र पृथ्वी को हानिकारक सौर से बचाते हैं और पृथ्वी के जीवन की रक्षा करते हैं। कई जीव चंद्रमा के चक्रों पर निर्भर रहने के लिए विकसित हुए हैं। मछलियों और उभयचरों की कुछ प्रजातियां चंद्रमा की रोशनी के हिसाब से प्रवास करती है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि चांद के बिना धरती पर जीवन मुमकिन नहीं है। जीवन के लिए चांद का होना बेहद जरूरी है।
फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।